हेलो बच्चों। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी क्लासेस। और दिस इज लेक्चर नंबर सेकेंड। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी टाइप्स ऑफ टीथ की, कि कितने तरह के टीथ होते हैं। इन सब चीजों की बात करी थी। डेंटल फॉर्मूला को हमने बहुत अच्छे से समझा था और एक एक चीज की क्या मीनिंग होती है इसको समझा था। तो सबसे पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि ये लेक्चर उसी के आगे का पार्ट है। हालांकि समझ आपको ये सब आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में है, उसी के आगे हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड को शुरू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले फिर वही चीज कि अपनी एनसीईआरटी को अपने सामने रख लीजिए और कॉपी और पेन को निकाल लीजिए। शुरू करते हैं। उसी के आगे मैं भी अपनी एनसीईआरटी देखता हूँ। ये है मेरी एनसीईआरटी और स्टार्ट करते हैं। पहले हमने टीथ की बात करी थी, उसको हटा देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट की एनसीईआरटी क्या कहती है। टीथ में लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सी चीज रह गई थी, उसको नोट कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में लास्ट में देखो डेंटल फॉर्मूला जहां दिया हुआ है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, उसी के आगे हम लोग बात कर रहे हैं। तो दिया हुआ है कि द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनिमल। जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है, हार्ड च्यूइंग सरफेस का मतलब ये जो दांत होते हैं जिससे हम लोग भोजन को चबाते हैं। च्यूइंग मतलब चबाना। तो जिससे हम लोग खाना को भोजन को चबाते हैं, तो ये ऐसा क्या होता है कि चाहे कई बार खाने में हो जाता है कंकड़ का पत्थर आ जाते हैं, तो पत्थर भी पिस जाते हैं, लेकिन हमारे दांतों को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये हार्ड सरफेस से बने हुए होते हैं और उसको जिससे बने होते हैं उसे हम लोग एनिमल कहते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दैट इज टंग। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हम लोग टंग। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर नंबर 16 11th एनसीईआरटी में हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टंग। मेरे साथ लिखते हुए चले, या जहां नोट करने की बात होगी, समझने की बात होगी, मैं खुद ही मना कर दूंगा। अब कह रहा है कि द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो देखो ये क्या है, हमारा नोट्स है। ये क्या है, हमारी एनसीईआरटी है। हमें नोट्स में उतना ही नोट करना है जितना हमें दोबारा रिवाइज करते समय देखना है। हमें पूरी एनसीईआरटी नहीं छापना, हमें सिर्फ मेन चीज जो है अपने नोट्स में लिखना है। एनसीईआरटी तो पूरी एनसीईआरटी में दी है, फिर वही चीज उतारे उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी में मार्क करना है और अपने नोट्स में लिखना है, ताकि जब हम दोबारा रिवीजन करें तो वो चीज समझ में आ जाएगी क्या था। हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उस चीज पे फोकस करना है। तो टंग के बारे में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि कह रहा है टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो ये अटैच्ड होती है, सबसे पहली चीज लिखो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन attached to the floor of oral cavity, attached to the floor of oral cavity by the oral cavity। अब ये सब बाय द क्या लिखना है, ओरल कैविटी से अटैच होती है बाय द फ्रेनुलम। तो टंग का हमारी ओरल कैविटी की फ्लोर से अटैच होना दैट इज नोन एज द फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम अभी नोट कर लो, मैं समझाता हूं फिर इसे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिली। तो अपर सरफेस having small portion, upper surface of tongue has a small projection, not portion, it's a small projection। projection का मतलब होता है निकला हुआ। small projection that is papillae।
ठीक है, इनका काम क्या होता है अभी हम लोग बात करते हैं कि पेपली का काम क्या होता है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। तो पेपली का काम क्या होता है, ये बियर करती हैं टेस्ट बर्ड्स, बियर टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं नोट कर रहा हूं बस सिर्फ उतना ही नोट करना है आपको और उसी तरह नोट करना है ताकि दोबारा जब आप रिवाइज करें तो आपको सिर्फ मेन चीज ही दिखाई दे। नेक्स्ट कह रहा है द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, टंग की बात कर लेते हैं। टंग में सबसे कह रहा है कि फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल का मतलब क्या होता है कि टंग को हम आसानी से मूव करा सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं। खाना फंस जाता है, कहीं कुछ हो जाता है तो इधर उधर करके टंग अपना काम करती रहती है। तो इसी को वो कह रहा है कि फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, आसानी से हम लोग मूव करा सकते हैं, ऐसा मस्कुलर ऑर्गन होता है। और फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम। और ओरल कैविटी से अटैच, अब आप लोग कहेंगे टीथ कहां अटैच होती है, वो तो सब कहीं भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो अटैच का मतलब होता है कि हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो एक लिमिट में बाहर निकलती है, ठीक है। और अगर हम टंग को ऊपर उठा करके देखें, मिरर में जब आप देखेंगे टंग को ऊपर उठा करके तो आपको एक पतली सी लाइन दिखेगी जिससे ये अटैच होती है और वो पतली सी लाइन जो होती है दैट इज नोन एज द फ्रेनुलम। फिर नेक्स्ट कह रहा है अपर सरफेस हैविंग स्मॉल प्रोजेक्शन दैट इज पेपिली। आप कभी भी टीथ को अभी ऐसे मत देखिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगी, कभी मिरर के पास जाकर देखिएगा, मिरर के बिल्कुल पास जाकर खड़े होकर अपनी टंग को बाहर निकालिएगा और देखिएगा तो टंग के ऊपर हल्के हल्के आपको प्रोजेक्शंस नजर आएंगे, हल्के हल्के उभरे हुए छोटे छोटे कांटे कांटे ऐसे नजर आएंगे बहुत करीब से जब आप देखेंगे। दैट स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड पेपिली। वो होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन पेपिली और उनका काम क्या होता है, बियर टेस्ट बर्ड्स। उनका काम होता है टेस्ट बर्ड्स को बियर करना। अब टीथ में, अब सॉरी टंग में भी क्या होता है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि कहीं पर खट्टा समझ में आता है, कहीं मीठा समझ में आता है, कहीं नमकीन समझ में आता है। ये अपनी अपनी अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं और ये कहाँ क्या होती हैं, ये एक्स्ट्रा एज हम लोग करेंगे जब लास्ट वाले एकदम पूरी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग जब खत्म कर लेंगे तब लास्ट में एक एक्स्ट्रा एस पढ़ेंगे, हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तब वहीं पर ये सब चीजें जो एक्स्ट्रा नॉलेज में आती हैं, एनसीईआरटी में नहीं दी है लेकिन आपके लिए जरूरी है, वो सब चीजें हम लोग एक्स्ट्रा एज में बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना जब हम दवा खाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दवा अंदर रख दो, हम नहीं खाएंगे, हमें कड़ू लगती है, तो कई बार अंदर तरफ डाल लेते हैं, यहाँ जीभ में नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ रखेंगे कड़वी लगेगी। तो ऐसे ही टेस्ट बड्स क्या होते हैं, जब अंदर डाल देना तो वहाँ टेस्ट बड्स कुछ और चीज के होते हैं, इसलिए हमें टेबलेट का पता नहीं चलता और तुरंत पानी पी लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एनसीईआरटी में, दैट इज फेरिंग्स। तो हेडिंग डाल लीजिए फेरिंग्स। That is pharynx। ठीक है, सो फेरिंग्स कह रहा है कि सबसे पहली चीज फेरिंग्स के बारे में कि दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि कॉमन पैसेज क्या होता है फूड एंड एयर। तो कह रहा है कि ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओरल कैविटी के बाद जो शॉर्ट फेरिंग्स, ओरल कैविटी लीड्स यानी ओरल कैविटी से आगे बढ़े तो हमें मिलेगा फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है common passage for food and air, food and air यानी कि हवा और खाना, दोनों चीज जहां से हम खाएं, दोनों ही चीजें जहां से होकर के गुजरें, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। कुछ लोग हवा भी खाते हैं, सो इसीलिए उसने लिखा है कि फूड और एयर जहां से गुजरे दैट इज फेरिंग्स। फिर आगे वो कह रहा है कि द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। ईसोफेगस और ट्रैकिया, अब ईसोफेगस क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, तो ट्रैकिया और ईसोफेगस जब हम लोग फिगर डिस्कस करेंगे, अभी क्या हम लोग लाइन बाय लाइन बात कर रहे हैं, फिर हम लोग एक बार फिगर को भी चार्ट वाइज समझ लेंगे, या हो सकता है इसी बोर्ड पे बना करके समझें, तो उसकी क्लास में अलग से लूंगा। तो जब हम फिगर्स की बात करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि ईसोफेगस और ट्रैकिया कैसे फेरिंग्स में खुलते हैं।
अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ओरल कैविटी के बाद आता है आपका फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आपके ट्रैकिया, इसोफेगस सब वहीं पर मिले होते हैं, और वो भी कहाँ पे आकर खुलते हैं, वो खुलते हैं फेरिंग्स में। फिर नेक्स्ट कह रहा है कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एपिग्लॉटिस। अब बात करते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस, एपी का मतलब होता है अपॉन और ग्लॉटिस का मतलब ग्लॉटिस के ऊपर पाया जाने वाला। तो वो कह रहा है कि कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, यानी कि एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि ग्लॉटिस में खाना ना जा पाए, फूड को प्रिवेंट करता है कि ग्लॉटिस वाले रीजन पर ना जा पाए। तो एक्चुअली में एक फ्लैप कह लो, फ्लैप का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्लैप का मतलब होता है जैसे कि ढक्कन, एक तरह का ऐसा ढक्कन जो कि किसी चीज को रोके, ऐसे खुले और बंद हुए और किसी चीज को रोके। तो जैसे ही खाना आ रहा है उसको रोक दिया, नहीं तुम नहीं जाओगे, यहां से क्या पास होगी, सिर्फ हवा पास होगी, तो खाना यहां अंदर नहीं जाएगा। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, खाने को रोकना, नहीं यहां से सिर्फ हवा जाएगी, खाना नहीं जाएगा। तो ये एपिग्लॉटिस का काम होता है, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस इतना ही है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, यानी कि ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस एक रीजन होता है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, जहां से विंड पाइप या ट्रैकिया खुलता है, ठीक है। तो वहीं पर ग्लॉटिस होता है, और ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है। तो यानी कि विंड पाइप जो होता है, ट्रैकिया होता है, वहां पर खाना ना जा पाए, ये सब चीजें उस रोकता है एपिग्लॉटिस। फिर ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, जब हम लोग खाने को गुटकते हैं, स्वॉलोइंग का मतलब होता है खाने को गुटकना, तो जैसे ही हम लोग खाने को गुटकते हैं तो खाना जो है विंड पाइप में ग्लॉटिस वाले रीजन पर ना जा पाए, ये काम होता है एपिग्लॉटिस का। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि कभी भी खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, सुना है ना, सुना होगा, जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। उसका साइंटिफिक रीजन यही है कि फेरिंग्स क्या होता है, फूड और एयर दोनों चीजें वहां से पास होती हैं, और जब एक ही जगह से दोनों चीजें जा रही हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि फूड वाली नली अलग हो जाती है, एयर वाली अलग हो जाती है। नीचे जाके हम फिगर में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लीजिए कि ऊपर से खाना आया, जैसे सपोज ये कोई, ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यहां से क्या है कि आपका फूड भी आ रहा है, यहां से आपकी एयर भी आ रही है, ठीक है। ये फेरिंग्स वाला रीजन है, यहां से आपकी फूड और एयर दोनों आ रही है, नीचे जाकर के क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि फूड अलग चला जाएगा, एयर अलग चली जाएगी, ठीक है। तो फूड जो है वो ग्लॉटिस वाले, अब यहां से तो दोनों चीजें आ रही हैं, लेकिन क्या है कि ये अगर फूड वाला रीजन है, ये अगर फूड वाला रीजन है और ये एयर वाला रीजन है, तो यहां से एयर जो है वो एयर में जाए, फूड जो है वो फूड में जाए, ऐसा ही हो, फूड कहीं एयर में ना चला जाए, उसके लिए एपिग्लॉटिस लगा हुआ होता है। और कई बार इसीलिए कहते हैं कि खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते समय सांस भी हम लोग लेते रहते हैं, और जहां सांस जाना चाहिए वहां खाना चला जाता है, जिसकी वजह से कई बार खांसी भी आने लगती है, और फिर तब तक आती है जब तक उस रीजन से पूरा खाना हट नहीं जाता। फिर कई बार कुछ लोग कहते हैं कि पानी पी लो, पानी पी लो, उससे क्या होता है कि फूड जो है थोड़ा स्मूथी हो जाता है और डायरेक्टली अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। यही होता है कि एपिग्लॉटिस फिर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, और हवा वाली जगह पर जहाँ को एयर जाना चाहिए वहां पर फूड चला जाता है, और जिसकी वजह से हमें अचानक से खांसी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। नेक्स्ट बात कर रहा है ईसोफेगस, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस क्या होता है, ये लॉन्ग थिन ट्यूब होती है, लॉन्ग थिन, लंबी पतली सी ट्यूब होती है, जो कह रहा है कि पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक,
पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थ्रू नेक। अब देखो पोस्टीरियरली और एंटीरियरली का क्या मतलब होता है। पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे तरफ से। अब सपोज ये आपका पूरा ये गला है, नेक है, ये नेक वाला रीजन है। मैं कहता हूं ऐसे नेक है, ठीक है। तो नेक का एक जो होगा वो आगे वाला हिस्सा होगा, एक जो होगा वो पीछे तरफ का हिस्सा होगा। तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है, सपोज ऐसे नेक है, ये पूरा ऐसे सर्कुलर नेक है, तो आगे वाले की तरफ से नहीं, पीछे वाले की तरफ से, यानी कि ये नेक वाले रीजन। अब ये बिल्कुल पीछे वाले की तरफ से मतलब अंदर साइड से, अंदर साइड से पीछे वाली तरफ से ये पास होती है, दैट इज ईसोफेगस, ठीक है। और ईसोफेगस फिर जाकर के खुल जाती है कहां पर, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure that is stomach। तो ईसोफेगस को पूरी समझ लेते हैं हम लोग, रफ करते हैं, ठीक है। और ईसोफेगस को फिर से हम लोग डिटेल में समझते हैं। तुमने सुधारा, तुमने बिगाड़ा है, तुमने किया जो किया, हम तो कभी ना थे बेवफा पर तुमने बना दिया। चलो चैप्टर का नाम भी निपटा दिया, अच्छी बात है, पूरे में लिखेंगे, ठीक है। तो ईसोफेगस की हम लोग फिर से डिटेल में बात कर लेते हैं। ईसोफेगस की ठीक है। तो ईसोफेगस क्या कह रहे हैं कि ये लॉन्ग थिन ट्यूब होती है और पासिंग थ्रू द पोस्टीरियरली थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। तो ये समझ लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि ईसोफेगस जो होती है वो पास करती है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे की तरफ से। जैसे आपका ये नेक है, सपोज ये सर्कुलर नेक है, ठीक है। तो नेक में एक आगे की तरफ हिस्सा होगा और एक पीछे वाली बाउंड्री होगी, पीछे वाली। तो पीछे वाली की तरफ से ये पास होती है, ठीक है। और नेक से पास होकर के फिर कहां जाती है, थोरैक्स। थोरैक्स होता है ये जहां पर रिब्स वगैरह सिचुएटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड थोरैसिक चैम्बर या थोरैक्स। और नीचे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज डोम शेप्ड डायफ्राम, ठीक है। तो इसी से होकर के गुजरती हैं। अभी ये सब चीजें हम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बात करेंगे, तो इसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे डायफ्राम की। अभी सिर्फ समझ लीजिए इसी के बारे में वो कह रहा है कि डायफ्राम और थोरैक्स और नेक। तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें नोट करने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, तो उसी के बाद ये कह रहा है डायफ्राम एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। और ये ईसोफेगस फिर पास होती है और खुलती है कहां पर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ईसोफेगस और जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे ये, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। दिस इज अ जे शेप। अब जे शेप इसको इसलिए कहा है क्योंकि ये ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये जे शेप ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को आप थोड़ा ऊपर बना सकते हैं, इस स्फिंक्टर को आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो दिस इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक। और इसके हम लोग पार्ट देख लेते हैं, ये क्या है, स्टमक है।
और इसके जो पार्ट होते हैं वो आपका सबसे ऊपर पार्ट होता है फंडिक, फिर आपका पार्ट होता है कार्डियक, फिर आपकी ये पार्ट है बॉडी। किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो उसमें ये बॉडी नहीं दिया होगा। और लास्ट वन दिया है दैट इज पाइलोरिक। दैट इज पाइलोरिक। तो ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। तो ये कह रहा है कि ईसोफेगस, दिस इज ईसोफेगस। दिस इज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस ओपन इनटू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक। ठीक, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक। फिर कह रहा है मस्कुलर स्फिंक्टर दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। अब क्या हो रहा है, ईसोफेगस खुल रहा है कहां पर, स्टमक में। ईसोफेगस खुल रहा है कहां पर पे, स्टमक में। तो ये वाला जो स्फिंक्टर है, ये वाला अभी बताता हूं मैं स्फिंक्टर क्या होता है, पहले देखते हैं। ये वाला जो स्फिंक्टर है, तो कभी भी स्फिंक्टर को नाम याद रखना हो बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत बार भूल जाते हैं बच्चे। तो स्फिंक्टर को कैसे याद रखना है कि पहले ये देखना है कि कहां से आ रहा है और कहां पे खुल रहा है, उन्हीं दोनों के नाम के बीच का वो स्फिंक्टर होगा। यानी कि नाम से ही, मैंने कहा ना कि बायोलॉजी पूरी आपको सिर्फ समझनी है तो नाम से ही समझनी है। नाम का मतलब क्या होता है, अगर आप ये समझ गए तो बहुत इजी है। तो ये जो स्फिंक्टर है दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेजियल, गैस्ट्रोइसोफेजियल का मतलब हो गया कि ईसोफेगस से आया है। गैस्ट्रो का मतलब होता है साइंस में स्टमक, यानी कि ईसोफेगस से आने वाले और गैस्ट्रो यानी स्टमक में जाने वाला, इन दोनों के बीच में जो स्फिंक्टर होगा दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल। कहां जा रहा है, गैस्ट्रो, पेट में जा रहा है। कहां से आया है, ईसोफेगस से। तो दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये कौन सा स्फिंक्टर है, गैस्ट्रोइसोफेगस से आया है, कहां पर जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। तो दिस इज गैस्ट्रोइसोफेजियल। और ये जो लास्ट में आएगा ये भी एक स्फिंक्टर है। इसकी बात करते हैं कि ये कौन सा होगा। कह रहा है कि स्टमक लोकेटेड इन द, अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करता है गैस्ट्रोइसोफेजियल। तो ये करता है कि रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। वही चीज हो गई कि ईसोफेगस से स्टमक में जो ओपनिंग होती है उसको रेगुलेट करता है। ये जो ओपनिंग है इसको रेगुलेट करता है। अच्छे से बना लेते हैं, इस ओपनिंग को रेगुलेट करता है ये स्फिंक्टर। फिर नेक्स्ट कह रहा है स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब स्टमक कहां लोकेटेड होता है, तो स्टमक लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, जहां पे 6 पैक और 8 पैक बनाते हैं, दैट कैविटी इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, थोरेसिक चेंबर जो है उसके नीचे वाली कैविटी दैट इज एब्डोमेन। और एब्डोमेन मतलब थोड़ा नीचे वाला पार्ट, ऊपर का नहीं, नीचे वाला। तो वही एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन, अपर लेफ्ट यानी ऊपर की तरफ आप जाओगे, सबसे पहले क्या करना है, थोरेसिक के नीचे जाना है और एब्डोमेन के थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड, यानी कि ऊपर लेफ्ट साइड, लेफ्ट यानी कि मेरा, आपका इस तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ इस तरफ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आप और मेरा पोजीशन अलग अलग है ना, तो जब आप अपना देखेंगे तो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड, वहां पर टच करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, स्टमक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि हैज 4 मेजर पार्ट, कार्डियक पोर्शन इन विच द ईसोफेगस ओपन। सबसे पहला वाला पार्ट जहां ईसोफेगस ओपन होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सबसे ऊपर तो दिया है फंडिक, फिर इसने कार्डियक क्यों कहा, तो फंडिक जो है वो अपर कॉर्नर की तरफ होता है, इसलिए वो तुरंत दिखाई नहीं देता। तो ईसोफेगस जो डायरेक्टली खुलता है वो आपका खुलता है कार्डियक वाले रीजन पे। ठीक है, ये कार्डियक वाले रीजन पर खुलता है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है इसलिए इतना दिखाई नहीं देता। तो उसने कहा कि ईसोफेगस या
हम कहें कि ये कार्डियक वाला रीजन क्या है, जहां पर ईसोफेगस ओपन होता है। फंडिक रीजन, बॉडी मेन सेंट्रल रीजन, बॉडी क्या होता है, मेन सेंट्रल, बीच वाला जो पार्ट होता है मेन सेंट्रल रीजन, दैट इज बॉडी। एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर क्या हो गया कि स्टमक हो गया, स्टमक के बाद हम अगला आगे चीज बढ़ेंगे तो अगली आपकी खुलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कौन सा पार्ट जाकर के खुलेगा, लास्ट वाला पार्ट, स्टमक का लास्ट वाला पार्ट, दैट इज पाइलोरिक। और ये ओपन होगा कहां पर, ये जाकर ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज distinguishable into three regions: C-shaped duodenum, long coiled middle portion jejunum and highly coiled ileum। सो अब हम बात करते हैं इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एक चीज समझना है, ईसोफेगस तक हमने बात करी, सबसे पहले टीथ की बात करी, फिर टंग की बात करी, टंग के बाद हमने फेरिंग्स की बात करी, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस और ट्रैकिया कहां पर खुलते हैं वो देखा, ईसोफेगस आगे बढ़ी और कहां पर गई, स्टमक में गई। अभी तक हमने इतनी बात करी। धीरे 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 खाना आगे बढ़ रहा है, कहां तक पहुंचा दिया हमने, स्टमक तक पहुंचा दिया। अब स्टमक के बाद क्या आता है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बीच में लिखते हैं क्योंकि इसे के हमें पार्ट लिखते हैं, इसके बहुत सारे पार्ट हैं और उनकी बातें करनी है, उन सबको लिखना है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड, सी शेप्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके तीन पार्ट उसने बताए, तीनों पार्ट को ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखना है डी, फिर जे, फिर आई। ये याद करने का तरीका है, इसलिए पहले ऐसे लिखें डीजे आई, स्मॉल इंटेस्टाइन डीजे आई। अब डीजे आई में डी का मतलब होता है डिओडिनम, फिर आता है जेजुनम, लास्ट आता है इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हो गए, डीजेआई दैट इज डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। समझ में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट, डीजेआई, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। अब तीनों का क्या क्या काम होता है ये समझते हैं। तो वो कह रहा है कि डिओडिनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। उसने डिओडिनम को कुछ नहीं बोला है, उसने कहा है कि जेजुनम जो होता है लॉन्ग कॉइल्ड होता है, ये जो है दैट इज लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन, लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन, और दिस इज इलियम इज हाईली कॉइल्ड। अब इसका क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है हाईली कॉइल्ड और लॉन्ग कॉइल्ड का? तो देखो, लॉन्ग कॉइल्ड का मतलब होता है कि सबसे लंबा कॉइलिंग, ये ऐसे 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 ये कॉइलिंग हो रही है, ये लॉन्ग कॉइल्ड, ठीक है। दिस इज अ लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन। तो जो जेजुनम वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, बहुत लॉन्ग कॉइल्ड, लंबा कॉइलिंग होगा। और हाईली कॉइल्ड का मतलब क्या होता है, ये बहुत हाईली कॉइल्ड, मतलब ज्यादा नहीं होगा, ये बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन हाईली कॉइल्ड होगा, ठीक है। हाईली कॉइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा सिकड़ा होगा, बहुत ज्यादा मुड़ा होगा, दैट इज हाईली कॉइल्ड। तो मतलब समझ में आ रहा है, लॉन्ग कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। लॉन्ग कॉइल्ड का मतलब कॉइलिंग है बहुत लंबे तक, हाईली कॉइल्ड का मतलब है कि जरा सी है लेकिन बहुत ज्यादा कॉइलिंग है वहां। सो आई होप समझ में आ गया ये लॉन्ग कॉइल्ड और हाईली कॉइल्ड का मतलब। नेक्स्ट आ जाते हैं, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डिओडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, अब हमने वो फिगर तो रफ कर दिया, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में देखिए जो लास्ट वाला पोर्शन है पाइलोरिक के बाद, जो लास्ट वाला पोर्शन है, यहां से ये जो लास्ट वाला पोर्शन आ रहा था,
ये, ठीक है, जैसा बन रहा है बना लो। ये जो लास्ट वाला, बस यहां पर फोकस करो, उसे छोड़ दो जैसा है। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक। यहां पर लास्ट वाला पोर्शन क्या था? पाइलोरिक, पाइलोरिक था। तो पाइलोरिक कहां पर, अब ये लास्ट वाला पोर्शन मैंने कहा था ना, जहां से आए और जहां को जाए स्फिंक्टर उसी के नाम पर बेस्ड होगा। तो पाइलोरिक से आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट कह रहा है इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलम एंड रेक्टम। अब यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की इतनी बात कर ली, अब नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। सिंपल सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई टफ चीजें नहीं है। जो चीजें आपने देख रखी हैं, सुन रखी हैं, जिन चीज का फील ले सकते हैं, वही चीजें दे रखी हैं। और इसीलिए मैंने सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करी थी, क्योंकि आपको ये अच्छे से फील आए, समझ में आए कि ये क्या है हमारी बॉडी। तो ठीक है, फूड को हम लोग देख रहे हैं धीरे 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 कहाँ से शुरू हुआ था, ओरल कैविटी से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। हेडिंग डाले लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट कौन सा था? DJI, डियोडिनम जेजुनम इलियम। लास्ट वाला जो पार्ट था वो अब कहाँ खुलेगा? धीरे 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 हम लोग बात कर रहे हैं ना, नीचे जाते जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे को जा रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला पार्ट तो नीचे जाएगा। तो इलियम जो है वो कहाँ ओपन होगा? वो ओपन होगा, पहले देख लेते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसके लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? दैट इज CCR, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सीकम, दैट इज कोलोन, लास्ट वन रेक्टम। तो इलियम कहां पर ओपन हुआ? यहां पर क्या ओपन होगा? इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, ये ओपन होगा कहां पर? दैट इज सीकम। अभी आप समझ लीजिए, मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना दूंगा तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किसके कौन से पार्ट है और कौन कहां पर खुल रहा है। तो अभी सिर्फ आप पार्ट समझिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि उसके पहले का क्या था सर, हम तो भूल रहे हैं। तो कोई कुछ मत समझिए, बस सिर्फ पार्ट समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, DJI, डियोडिनम जेजुनम इलियम। ऐसे ही इसके पार्ट जो है वो है सीकम, कोलोन, रेक्टम। आपको क्या करना है, बस लास्ट वाले पार्ट से आगे की जो खुलेगा उसको जोड़ देना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट इलियम, अब वो जाकर के अगले वाले में खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट वाला पार्ट पहले वाले पार्ट में खुलेगा, तो इलियम खुलेगा जाकर के सीकम में। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं है, बस सिंपल सिंपल है, खाने को नीचे की तरफ ले जाना है बस। ठीक है, तो इन 3 पार्ट की बात कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डियोडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, बात कर ली हमने। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे खुलती है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन, रेक्टम। 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में लिखो कि ये होता है स्मॉल ब्लाइंड सैक, स्मॉल ब्लाइंड सैक पोर्शन, स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो होस्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसका भी क्या मतलब होता है ये भी मैं अभी बताता हूं आपको कि सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट कह रहा नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको नीचे लिख लो वेस्टिजियल ऑर्गन। ये एक नंबर का पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये कहां से अराइज होता है? अराइजेस फ्रॉम सीकम, अराइजेस फ्रॉम सीकम। ये सीकम से अराइज होता है। द सीकम ओपन इनटू द कोलोन। अब ये जो सीकम है ये ओपन होगा कहां पर? कोलोन में। Cecum open into the colon. Colon is divided into two parts, ascending, transverse, descending. Sorry, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो कोलोन है ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। That is ascending, transverse, and last one that is descending. ठीक है। एंड अ सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड की बात करेंगे, क्या मतलब होता है? द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम। हमेशा हमने कहा ना कि लास्ट वाला पार्ट, जो भी जिसका लास्ट वाला पार्ट होगा वो जाकर के खुलेगा। तो डिसेंडिंग वाला पार्ट जो है वो रेक्टम में खुलता है। कोलोन एक सिग्मोइड कोलोन, चार पार्ट होते हैं, एक और होगा इसका सिग्मोइड कोलोन। ये सब फिगर में हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए। एक दिन में फिगर पढ़ा दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कहां क्या था, कैसा क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है, अभी सिर्फ नोट करते जाइए। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन थ्रू द एनस। और रेक्टम कहां पर ओपन होगा? एनस में। ओपन टू द एनस। बस यहीं तक होता है खाना। शुरू कहां से हुआ, एंड कहां हो गया। तो ये सब भोजन का शुरुआत से लेकर एंड तक एक प्रोसेस चला जिसमें हमने सब बात करी। अब मेन जो चीज होती है वो बात कर लेते हैं, जो समझने वाली चीज है कि सीकम की बात कर लेते हैं। आएगा आपका क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ इसी वाले पार्ट से आता है, ये वाले पार्ट ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। बस सीकम जो है वही एक इंपॉर्टेंट होता है, उसी से जो क्वेश्चन आता है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो सीकम वाला पार्ट जो है वो उसमें बात करते हैं कि स्मॉल ब्लाइंड सैक। स्मॉल ब्लाइंड सैक का मतलब होता है, ब्लाइंड सैक का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो दिखाई ना दे नॉर्मल आंखों से। हम लोग जब सीकम में देखेंगे तो हमें ये ब्लाइंड सैक की तरह दिखाई देगा, मतलब दिखाई ही नहीं देगा। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब जाकर के दिखाई देगा। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे छोटी छोटी, लेकिन ऐसे नॉर्मल नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसने लिखा है स्मॉल ब्लाइंड सैक, छोटा सा पार्ट होता है ब्लाइंड सैक जो दिखाई नहीं देता। होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बियोटिक का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ से काम करे, मतलब वो हमको कुछ दे, हम उसको कुछ दें, उसके बिना हमारा काम ना हो, हमारे बिना उसका काम ना हो। अब आप लोग कहेंगे सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे हमें क्या फायदा, ये तो हमें नुकसान ही पहुंचाते। नहीं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम ऐसी ऊटपटांग खा लेते हैं जो हमारा स्टमक दिक्कत कर जाता है, तो उनको क्या है डिग्रेड करने के लिए, उनको पचाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। तो इसलिए कुछ वो हमसे लेते हैं और कुछ हमें देकर जाते हैं। तो सिम्बियोटिक का मतलब यही होता है कि दोनों साथ साथ काम करें, वो कुछ हमें दें, हम उन्हें कुछ दें, तो दैट इज मीन सिम्बियोटिक। नेक्स्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हल्के 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 हल्के। ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप से ही समझ में आएगा, लेकिन बस ऐसे समझ लीजिए कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा हूँ, इमेजिनेशन इसका जब बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा।
लेकिन फिर भी आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और अगर फिगर की बात है तो फिगर में भी एनसीईआरटी में इतना अंदर का नहीं दिया होगा, खैर छोड़ते हैं। तो इतना याद रखते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अराइजेस फ्रॉम द सीकम। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बस ये पूछा जाएगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन कहाँ से अराइज होता है, ये किस वाले पार्ट से रिलेटेड होता है, सीकम से, कोलोन से, रेक्टम से। तो आपको क्या करना है, सीकम टिक कर देना है। तो और ये चीज कई बार पूछ दी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फिर कोलोन वाले पार्ट की बात करें तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। तो इसमें मतलब समझ लेते हैं कि असेंडिंग, देखो जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, फिगर में देखेंगे तो कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाने वाला, दैट इज असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ जाने वाला, दैट इज डिसेंडिंग। ऐसे याद रखना, अप असेंडिंग, अप, आ से अप, अप यानी ऊपर की तरफ असेंडिंग वाला पार्ट, डी डाउन, डाउन यानी डिसेंडिंग वाला पार्ट। तो ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, और जो ट्रांसवर्स बराबर में भागों में होता है, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, दैट इज ट्रांसवर्स। तो ये बराबर भागों में है। अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा फ्लैट टाइप में, ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, तो दैट इज पोर्शन इज ट्रांसवर्स पोर्शन। सो एनएस की जहां से एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, डिफिकेशन होता है, ये सब एनएस में आता है, एनएस के थ्रू होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। हमने स्टार्ट किया था ओरल कैविटी से, धीरे 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 हम लोग कैसे आगे बढ़े, टीथ की बात करी, टंग की बात करी, फेरिंग्स की बात करी, फिर खाना और नीचे आया तो हमने स्टमक की बात करी, फिर स्टमक में आया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने 3 पार्ट देख लिए, डीजेआई। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आया, हमने लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट देख लिए, दैट इज सीसीआर, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। उसके बाद एनएस के थ्रू बाहर निकल गया, हमारा काम खत्म। अब आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो हमने सिर्फ फूड कैसे 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 आगे बढ़ता है ये देखा, अब हम ये देखेंगे कि कहां पर किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि चैनी कैनी खाते हैं तो यहाँ रख लेते हैं, चबा के नहीं खाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ जीभ के नीचे रख लेते हैं या आगे साइड रख लेते हैं। और कई बार जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था इंटरेस्ट जगाने के लिए कि क्यों डॉक्टर जो दवा देता है वो हम लोग पी नहीं सकते, इंजेक्शन के थ्रू ही लेना पड़ता है, इंजेक्शन को, इंजेक्शन में जो भरा होता है उसे पी नहीं सकते, ऐसा क्यों। तो ये भी चीज हम आगे बात करेंगे कि उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है और किस वजह से हम उसे पी नहीं सकते। तो ये सब चीजें आगे हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और थैंक यू, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, थैंक यू।